परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इन कठोर प्रावधानों के साथ आज कैबिनेट ने पेपर लीक से जुड़े कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बीच आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा जारी रहा। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए क्या बड़े अपडेट है इस मोर्चे पर? देखिए, दरअसल सबसे ताजा अपडेट तो यह है कि अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में सार्वजनिक परीक्षा के तहत जो कानून सरकार ने 2 साल पहले पारित किया था, उस कानून में बदलाव को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। और उस बदलाव में 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण कही गई है। पहली बात तो ये कि जो भी सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा के पेपर लीक अगर किया जाता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो जो कार्रवाई की जाएगी उसके तहत आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है दोषियों को और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पहले यह सजा 1 साल तक की यहां प्रावधान किया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था और देर रात अब कहा था कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं, तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी कह सकते हैं फ्रेमवर्क दिया गया है इस बिल के तहत। इस कानूनी फ्रेमवर्क तहत यह कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई लगातार करेगी, 3 महीने के भीतर दोष इस पर अपना फैसला सुना देगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को ज्यादा व्यवस्थित किया जाए, ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए, इस बात के प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। और इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और सोमवार से जो संसद का सत्र शुरू होगा दोबारा से, उसमें इस बिल को सरकार लाएगी और इसी सत्र में इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। तो ये जो सरकार का कदम है, अपने आप में कहें कि पिछले 24 घंटे में तीसरा बड़ा कदम है। सबसे पहला कदम तो सरकार ने उठाया कि इस पे शिक्षा सचिव को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला कर दिया, उनको नए सेक्रेटरी को लाया, तो एक संदेश यहां पर गया। दूसरा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पे अपील की थी, उसके बाद देर रात वीडियो मैसेज के जरिए अपील की और कैबिनेट का यह फैसला। तो मुझे लगता है कि लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन इस फैसले के बावजूद विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इसका नजारा आज संसद के दोनों सदनों में दिखा। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और हंगामा इतना रहा कि दोनों सदनों की कार्रवाई आज दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आज दिल्ली में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। वहीं छात्रों की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास शामिल हुए। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने 3 मुख्य मांगे रखी है और 5 रिफॉर्म भी सुझाए हैं। कल उनसे फिर मुलाकात होगी। वहीं आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार मुकदमे वापस लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर फैसला लेने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। आप शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट उनकी कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो तो इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, क्या हुआ सीजेपी और सरकार के बीच बैठक में, और ये भी बताइए अब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की क्या स्थिति है? देखिए, आज जो सीजेपी और सरकार के बीच में बैठक हुई है, पहले तो समय बता दूं कि सिर्फ 10 से 15 मिनट ही ये बैठक चली, लेकिन इसमें बड़ा ऐलान ज़रूर किया गया, जिसको हम इन प्रिंसिपल मंजूरी कह सकते हैं। छात्रों की तरफ से जो 2 बड़ी मांगे रखी गई थी, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि जितने भी जो नीट के जो छात्र हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। इस पर इन प्रिंसिपल मंजूरी सरकार की तरफ से दी जा चुकी है और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों पर जो FIR दर्ज हुई है,
लीगल केसेस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने पर भी सरकार सहमत है। ये जानकारी दी है सीजेपी की तरफ से। 10 से 15 मिनट तक ये बैठक चली, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है जो पहले दिन से ही सीजेपी सामने रख रहा है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस पर फिलहाल सरकार की तरफ से कल दोपहर तक का वक्त मांगा गया है। ये भी जानकारी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका की तरफ से दी गई है। और साथ ही साथ एक बार फिर से सीजेपी ने जंतर मंतर के मंच से दोहराया है, अभिजीत दिपके ने इस बात को दोहराया है कि जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस बीच हमने देखा कि कल रात को जो सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में, और साथ में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि शिक्षा सुधारों को लेकर जो मांग है वो पूरी की जाएगी, संसद में चर्चा की जाएगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन की बात करें तो अभी भी जंतर मंतर पर हजारों छात्र मौजूद हैं, हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और लगातार हम जब वहां पर ग्राउंड पर मौजूद थे हम देख रहे थे कि लगातार छात्र आ रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेते हुए अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब कल दोपहर तक के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन जो पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है वो खत्म होता है या फिर आगे और भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कल दोपहर तक का वक्त मांगा गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा ये देखना बेहद जरूरी होगा। जी बिल्कुल दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नीट यूजी पेपर लीक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को निर्देश देते हुए लंबी अवधि के लिए रणनीति बनाने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से अभी किए जा रहे सुधारों और उपायों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट की कार्यवाही के डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रहा। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बताइए आपने इस मामले में अब तक क्या किया, जो कमेटी इसमें हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी क्या उनकी सिफारिशों को लागू किया गया। तो सरकार का कहना था कि सरकार ने उस सारी सिफारिशों को लागू कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार 10 कदम आगे चल रही है ताकि जितनी भी सिफारिशें हैं उससे भी ज्यादा इसको मजबूत बनाया जाए ताकि आगे चल करके पेपर लीक की घटनाएं ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप बताइए कि इस मामले में किस तरह से ये सिफारिशें लागू की गई हैं, खासतौर पर कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट तौर पर बनाया जा सकता है। ये भी बोला कि आगे चल करके क्या ऐसा किया जा सकता है जिस तरह से डीजी सेवा हमने लागू की है उस तरह से छात्रों के लिए इसे बनाया जाए, और आगे चल करके क्या पूरी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड भी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि इस मामले में बहुत जल्दी एक बड़ा डिटेल में हलफनामा दायर करेगी। सरकार इसकी दिशा में काफी सारे काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को मॉनिटर हम आगे भी करते रहेंगे और पूरे साल हम इसको मॉनिटर करेंगे ताकि आगे चल करके भविष्य में ऐसी पेपर लीक की घटनाएं ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को करेगा। सरकार नीट में सुधार के लिए कानूनी फ्रेमवर्क बनाएगी, लेकिन क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा? इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। दिन भर के भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। हालांकि फिर भी सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। आज के बाजार की अच्छी बात यह रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निचले स्तरों से जोरदार खरीदारी देखने को मिली। वहीं बैंकिंग शेयरों के दम पर बैंक निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो कैसे रहा है आज के बाजार का पूरा हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और 4 दिनों की जो बड़ी गिरावट थी और सुबह की जो बड़ी गिरावट थी, आज कहीं ना कहीं भारतीय बाजार रिकवर होते हुए थोड़े बहुत रिकवरी मोड यहां पर नजर आया। क्रूड कूल ऑफ हुआ और वहां से बाजार में रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो यहां पर करीब करीब रिकवर होकर 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, निचले स्तरों से रिकवरी के साथ 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर आज जो है वो रिकवरी मोड देखने को मिला और निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ थोड़ी बहुत गिरावट के साथ ही ये बंद हुए हैं। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया विक्स 4% का जंप देखने को मिला और जिसने मार्केट को ड्रैग किया। अगर बात करें इंडेक्स की तो पीएसयू बैंक और एफएमसीजी आईटी ये सारे इंडेक्स थे जहां पर गिरावट नहीं देखने को मिली। बाकी सारे इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, ऑटो, कैपिटल मार्केट, डिफेंस सारे ही सेक्टर में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर भी काफी
अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 गेनर्स की लिस्ट लेकर आए, तो यहाँ पर 2 आईटी काउंटर HCL टेक और विप्रो देखने को मिले। इसके अलावा सिप्ला, कल कमजोर नतीजों के बाद यहाँ पर स्टॉक की पिटाई हुई थी, लेकिन आज थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा आईटीसी यहाँ पर भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में 2.5% के डाउन साइड देखे गए। इटर्नल M&M कल यहाँ पर गेंस देखे गए थे, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर आज देखें तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस काफी फोकस में रहा है। क्रूड में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, वहां से इस सेक्टर में जो है वो गिरावट देखने को मिली। ऑयल इंडिया, अदानी टोटल गैस और ONGC, ये सारे काउंटर थे जहां पर आज पिटाई हुई। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में है, वो है बैंकिंग। यहाँ पर जो रिकवरी मोड आया, इसने बाजार को सपोर्ट किया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% के गेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे ही बैंक से जहां पर रिकवरी मोड आया और इसने बाजार को सपोर्ट किया। और बैंकिंग जो इंडेक्स है, वहां पर अच्छी खासी गेंस जो है वो देखे गए। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद कीमतों में तेज गिरावट आ गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या क्रूड में फिर से तेजी लौटेगी या अब गिरावट का दौर शुरू होगा? आगे तेल की कीमतों की दिशा क्या है, बता रही है मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में ये तीसरा हफ्ता है जहां पर तेजी बनते हुए नजर आई है और हमने करीबन 11% की बढ़त पिछले हफ्ते में आते हुए देखी थी। इस हफ्ते हमने $101 प्रति बैरल तक कच्चे तेल के प्राइसेस को जाता हुआ देखा है। क्लियरली काफ़ी सारे बड़े लॉन्ग्स यहां पर क्रिएट हुए थे। इस महीने की अगर बात की जाए तो जुलाई का लो $70 प्रति बैरल था, वहां से लगातार एक तेजी बनती हुई नजर आई है। तो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने लॉन्ग पोजिशन ली हुई थी, $100 प्रति बैरल के आसपास कुछ मुनाफा वसूली भी की होगी और इसीलिए हमने प्राइसेस को हाई से थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखा है। इन एनी केस मार्केट्स का मानना है कि जी हाँ, वहाँ पर सप्लाई कंसर्न्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या फिर रेड सी है, बाबल मंदेब स्ट्रेट है, लेकिन इसके बावजूद भी एज ऑफ नाउ बाजार में सप्लाईज हैं। अगर ये स्थिति लंबी चलती है तो फिर कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ पर एक स्पाइक आपको $110-115 प्रति बैरल तक दिखा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर हैं, बाजार को लगता है कि एक फेयर वैल्यू यहाँ पर कच्चे तेल की $80-85 प्रति बैरल तक आती हुई आपको नजर आएगी। मार्केट सब यहाँ से ऑफ कोर्स अगले हफ्ते में US फेड की मीटिंग का इंतजार करेंगे। वहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर, जॉब्स को लेकर किस तरह के क्यूज और किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं, उस पर ध्यान होगा और अगला सिनेरियो हम वहीं पे बनता हुआ देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीकेंड है, किस तरह के अटैक्स, रिटेलिएशन, स्ट्राइक्स, US ईरान की तरफ से ट्वीट, स्टेटमेंट्स कैसी आती हैं, उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। तो आज शाम को बाजार ऐसा माना जा रहा है कि हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो सकता है वीकेंड की बाजार देखने के लिए। GST रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन और ई-वे बिल से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और बार बार डेफिशिएंसी मेमो जारी करने से बचने को कहा है। फंडिंग मामले की नियमित मॉनिटरिंग करने और वर्चुअल हियरिंग को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जीएसटी से जुड़े इंडस्ट्री की शिकायतों को लेकर सरकार ने बड़े अधिकारियों और फील्ड फॉर्मेशन को सख्त निर्देश जारी किया है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने बड़े अधिकारियों को कहा है कि खास तौर से वो जीएसटी रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन और ई-वे बिल जैसे मामलों को लेकर खास सतर्कता बरतें। जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो जीएसटी रिफंड के मामले हैं उनको तय समय सीमा के भीतर निपटाए जाने चाहिए। साथ ही साथ अधिकारी बार बार जो डेफिशिएंसी मेमो होता है उसको जारी न करें, इसकी वजह से मामले बेवजह खिंचते हैं। जो भी मामले पेंडिंग हैं उनकी नियमित सुनवाई हो। साथ ही साथ कारोबारियों से अनावश्यक रूप से जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो न मांगा जाए, इससे मामले ज्यादा लंबे खिंचते हैं। लिहाजा इन सब मामलों पर गौर किया जाए। खासतौर से जो रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन का जो वेरिफिकेशन का मामला है उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी बरतें सरकारी अधिकारी, और जो सर्विस एक्सपोर्ट से जुड़े रिफंड क्लेम के मामले हैं उसको लेकर सतर्कता बने और खास तौर से इस पे जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उसको समझबूझ करने के बाद ही नोटिस भेजें, क्योंकि अनावश्यक रूप से नोटिस भेजने की वजह से कारोबारी परेशान होते हैं। साथ ही साथ ये इस निर्देश में भी कहा गया है कि वर्चुअल हियरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें और साथ ही साथ जो जीएसटी सेवा केंद्र हैं उनको और स्ट्रेंथन करें, उनको और मजबूत करें, ताकि इंडस्ट्री और जो कारोबारी जीएसटी कारोबारी हैं उनको बेवजह अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 10 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो शोकेस किया है। इस पोर्टफोलियो में 7 नए मॉडल और 3 अपडेटेड मॉडल शामिल है। सभी मॉडल आने वाले समय में लॉन्च होंगे और कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 प्रोडक्ट्स। जी हाँ, होंडा टू व्हीलर्स ने अपने प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज उतारी है, इसको शोकेस किया है और इसमें 7 तो बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स हैं और जिस एक प्रोडक्ट पर सबकी नजर है ये है यहाँ पे ADV 160। जो इसकी खासियत है, ये देश का पहला E85 कंप्लायंट फ्लेक्स फ्यूल स्कूटर है। होंडा की तरफ से पहले फ्लेक्स फ्यूल प्रोडक्ट का ये शोकेस आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसकी जो कुछ खासियत की अगर बात करें, 160 सीसी का यहाँ पे आपको वाटर कूल्ड इंजन मिलेगा। 8.1 लीटर का आपको यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो है और जो इसका अंडर सीट स्टोरेज है वो है 27 लीटर का, जो कि सेगमेंट में बेस्ट है। तो चाहे वो अर्बन कम्यूटिंग हो या फिर सिटी राइड हो, वीकेंड राइड हो, ये सबके लिए काफी जो है सही साबित हो सकता है। यंग और एस्पिरेशनल राइडर्स के लिए 2 खास प्रोडक्ट हैं क्रूजर कैटेगरी में। ये है रेबल 300 और रेबल 500। रेबल 300 एक एंट्री कैजुअल क्रूजर है, जबकि रेबल 500 एक लाइफस्टाइल क्रूजर है। दोनों का लुक बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही माचो लुक इसको देने की कोशिश की गई है। काफी स्टाइलिश इसका जो पूरा डिजाइन है वो है और ये चाहे जो अर्बन राइड हो वो हो या फिर जो वीकेंड राइडर्स हैं उनको खास में ध्यान रखते हुए बनाई गई है। और दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड और ई क्लच वर्जन में आपको मिल जाएंगे। रेट्रो हेरिटेज डिजाइन लेकिन हाई परफॉर्मेंस, ये है 500 सीसी की होंडा CB 500। और अगर इसकी बात यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही है, अगर कुछ खासियत की बात करें तो 3 वेरिएंट में आपको मिलेगा। साथ ही इसमें ऑल LED लाइटिंग है, एनालॉग डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक्स फ्रंट और रियर में है और 2 चैनल ABS है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप रोडस्टर के रूप में डिजाइन की गई है और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसके अलावा XR300L, XR300 रैली और कई सारे अपडेटेड मॉडल भी इस पाइपलाइन में है। होंडा टू व्हीलर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में वो इन प्रोडक्ट्स को एक-एक करके लॉन्च करेगी और उनके प्राइसेस की घोषणा करेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। देश के कई हिस्सों में बारिश कहर बनकर टूटी है। सबसे भयानक तस्वीरें आई है गुजरात और असम से, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश से गुजरात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश और बाढ़ की ये 10 तस्वीरें देखिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बादल फटने और लैंडस्लाइड का डबल अटैक सामने आया है। वहीं देवहाल पुल के पास भूस्खलन होने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH44 को एहतियातन बंद कर दिया गया है। राजौरी में आई अचानक बाढ़ ने भी भारी तबाही मचा दी है। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कल अहमदाबाद में बारिश के बीच एक व्यस्त सड़क पर एक कार पानी में बंद हो गई, जिसके बाद लोग कार को वहीं छोड़कर अपने घरों की ओर चले गए। इलाके के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त हम अहमदाबाद के डेवलप गुरुकुल कमर्शियल रोड पर है। आप देखिए कि बारिश रुकी हुई है लेकिन परिस्थिति अभी भी है। वाटर लॉगिंग आपको देखने को मिलेगा। आधा रोड है वो पानी से ढका हुआ है। इतना ही नहीं, लेकिन जो कमर्शियल जो यहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं उनका हाल देखिए कि अभी बेसमेंट या तो दुकान के अंदर जो पानी भरा है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसी दोनों ओर 100 से 150 दुकानें हैं। आइए हम दुकानदार से बात करते हैं। दीक्षित भाई, कितना नुकसान हुआ होगा और ये परिस्थिति कहाँ तक, मतलब अंदर कितना पानी भरा है? अभी यहाँ तक तो कमर तक पानी भरा हुआ है नीचे सेलर में हमारा, और अंदाजित 18 से 20 लाख का नुकसान अभी दिख रहा है। बाकी सब पानी के फिर पता चले कितना ज्यादा भी है। तो ये बारिश तो आज भी आने का अनुमान है, तो किस तरह से परिस्थिति आप देख रहे हैं? अभी तो ये पानी जितना निकालोगे उतना वापस आ जाएगा। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? अभी तो पानी निकालेंगे, माल सामान ऊपर जितना बचा है उसको बचा सकते हैं, बाकी गिरा बिना उसको क्या करेंगे हम? वो तो पड़ा रहेगा, वो उस काम में भी नहीं आएगा। अभी इंश्योरेंस वालों से बात की, इंश्योरेंस लिया है? हाँ, इंश्योरेंस लिया हुआ, उनसे बात की हुई है। उनको अभी मैंने फोटो भी भेजा है और फोन पे बात किया हुआ है। वो बोले मैं आगे में इसका कार्य करता हूँ मैं। तो देखिए, सिर्फ गुरुकुल रोड की नहीं लेकिन अहमदाबाद की जितनी भी मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़कें हैं, वहां पर ऐसा ही हाल है। उम्मीद करते हैं कि जो वाटर लॉगिंग है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि जनजीवन है वो फिर से सामान्य हो जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद।
कई राज्यों में मानसून से हालात खराब है। तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं पूरे देश अभी भी 17% बारिश की कमी से जूझ रहा है। अल नीनो अभी भी मजबूत बना हुआ है। इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। कई राज्यों के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी डेफिशिएंसी चल रही है। मानसून की भी ओवरऑल डेफिशिएंसी कितनी है? देखिए, ओवरऑल अगर आप जुलाई का देखा जाए तो पूरे जुलाई में अच्छा खासा रेनफॉल रहा। पहले भी काफी ज्यादा एक्टिविटी रही और अभी भी कुछ दिनों से जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है तो दिस इज नियर नॉर्मल ओनली। अभी जो है ऑल इंडिया डेफिशिएंसी -1 है, नियर नॉर्मल है। अगर आप 1 जून से लेके 23 जुलाई तक कल की फिगर तक देखेंगे तो -17% है। और आने वाले दिनों की बात करें तो इस समय अच्छी बात यह है कि हम अनुमान लगा रहे हैं इसके बाद एक जहां सर्कुलेशन बना है, इसके प्रभाव से भी जहां 3-4 दिन पूरा एक्टिविटी रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। वेस्ट कोस्ट में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। उसके अलावा जहां एक बे में साइसर बना है वो लो प्रेशर भी बन सकता है और उसके प्रभाव से जहां पे आप बात करें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जहां पूरा ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। और उसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का अनुमान है। हिमालय रीजन में 7 दिन ही हैवी वेरी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके साथ पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में रेनफॉल रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में हमारा अनुमान है ऑलमोस्ट पूरा वीक हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा और स्पेसिफिकली 28 और 29 के लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है। उस समय हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकता है। एक आखिरी सवाल, अभी अल नीनो की क्या स्थिति है? क्या अभी भी मजबूत बना हुआ है? देखिए, अल नीनो हमने वही कहा, अल नीनो कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। वो पूरा मानसून सीजन में ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।